हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी स्काई। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 लेकर के हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको साइंस का सिलेबस बताया था कि साइंस में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो शुरुआत का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो केमिस्ट्री का ही है। तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमने पिछली कक्षा में यानी क्लास 9th में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो क्लास 9th में हमने पढ़ा, वैसे तो हमने बहुत कुछ पढ़ा था साइंस में, लेकिन यहाँ पर बस 2-4 टॉपिक हैं जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होंगे। तो फर्स्ट आता है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे पेड़ का कटना, पेड़ को अगर काटा जाता है तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन पेड़ को अगर जला दिया जाए तो वह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे मोमबत्ती का पिघलना और मोमबत्ती का जलना दोनों में डिफरेंट है। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। जब उसके पदार्थ के गुण बदल जाए तो वह रासायनिक होता है, और जो गुण न बदले वही गुण रहे तो भौतिक होता है। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा था कि पदार्थ क्या होता है। हालांकि बहुत सारे हमने पढ़ लिए थे, लेकिन ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी पदार्थ क्या होता है? पदार्थ कोई भी मटेरियल हो सकता है जो जिसका कुछ मास होता है, कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ स्थान घेरता है, कुछ आयतन होता है, कुछ उसका शेप होता है, साइज होता है। ठीक, तो वो सभी पदार्थ कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि इस अध्याय में यानी इस कक्षा में हम लोग क्या पढ़ेंगे। दरअसल यहाँ पे इस चैप्टर होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि पदार्थों में हो रहे रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। इसमें हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती हैं, और उसका समीकरण हम किस प्रकार से लिखते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखना व संतुलित करना। अब ये संतुलित क्या होता है, इसको भी हम जानेंगे डिटेल में। इसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। संयोजन, वियोजन बहुत सारे होते हैं ना, तो ये सब हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो फिर चलिए इस अध्याय को अब शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, आपकी बुक्स में सबसे पहले कुछ क्वेश्चन ही पूछ दिया है। क्या कि अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब। इसमें फर्स्ट दिया गया है कि गर्मियों के में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि यदि गर्मियों में हम दूध को कुछ समय के लिए, अगर 4-6 घंटे के लिए कच्चा दूध बिना पकाए, याद रखिएगा एक कच्चा दूध है बिना पकाए, अगर हम उसको खुला छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद वो फट जाता है, यानी वो ख़राब हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो इन्हीं सब पर हमको थोड़ा सा विचार करना है। देखिए, आप गलती से भी ये काम मत करिएगा, खुला छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आपको पिटाई भी पड़ सकती है। तो दूध के फटने का रीज़न क्या है? उसमें बैक्टीरिया पड़ जाते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए दूसरा दिया गया है कि लोहे का तवा। तो देखिए, दूध फट गया तो कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उसमें। ठीक उसी प्रकार लोहे का तवा, तसला व कील को आर्द्र, आर्द्र का मतलब होता है नमी, नमी वाला स्थान। तो इन सबको नमी वाले स्थान में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसे हम फेंक देते हैं लोहे का, कोई भी अगर कोई भी आयरन का मटेरियल है, लोहे का बना हुआ है, तो उसमें जंग लग जाता है। तो जंग लगना भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, इसके बाद देखिए आता है अंगूर का किण्वन होना। अब किण्वन का मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको सिंपल तरीका बताऊं तो जैसे आपने गन्ने का रस नाम सुना होगा, ईख जिसको बोलते हैं, उससे बनाया जाता है सिरका। तो सिरका बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं किण्वन। अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि महुआ जो होता है, महुआ से दारू बनाया जाता है। तो महुआ से दारू बनाने की जो प्रोसेस होती है वो भी किण्वन द्वारा ही होती है। किण्वन का मतलब क्या होता है कि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पड़ जाते हैं, स्पेशली खमीर जिसको ईस्ट बोलते हैं, और वो खा करके उसका रासायनिक परिवर्तन कर देते हैं, उसको किसी और चीज़ में चेंज कर देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अंगूर का रस का किण्वन करके वाइन बनाया जाता है। वाइन यानी शराब होता है, एक प्रकार का शराब होता है जो अंगूर के रस से बनाया जाता है। तो किण्वन होना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, इसके बाद आता है भोजन पकाया जाता है। आपने देखा होगा भोजन को जब पकाते हैं तो पक जाता है, यानी उसके भी गुण प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं। पहले चावल कैसा होता है? कच्चा होता है, उसको हम कच्चा नहीं खा सकते ना भाई, पका करके खा लेते हैं। तो पक गया तो क्या हुआ? उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल आपने यहाँ पर पढ़ रहे हो सब रासायनिक अभिक्रिया ही है।
इसके बाद आता है हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। हमारा शरीर भोजन को डाइजेस्ट कर लेता है। इसके बाद हम सांस लेते हैं। देखिए हम सांस लेते हैं, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो भौतिक अभिक्रिया होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्यों है, इसके बारे में अगर आप डिटेल में बात करें तो आप पढ़ेंगे बायोलॉजिक चैप्टर में, इसी अध्याय में नहीं, इसी कक्षा में आप पढ़ेंगे बायोलॉजिक चैप्टर में अच्छे से डिटेल से कि ये रासायनिक अभिक्रिया क्यों है। ठीक, तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सब आपकी रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा आपको बुक्स में कुछ क्रियाकलाप दिया गया है, तो क्रियाकलाप को आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें देखिए, इस फिगर में थोड़ा सा देखिए, एक बार मैग्नीशियम का रिबन लिया गया है। रिबन का मतलब टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा। अब इसको चिमटी की मदद से जला रहा है। अब एक बर्नर है, बर्नर में जला रहा है। तो इस यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ वॉच ग्लास है। देखिए वॉच जो ग्लास है यह एक बर्तन है, सफ़ेद बर्तन। अब इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड इकट्ठा हो रहा है। अब जरा हम क्रियाकलाप पढ़ लेते हैं। क्रियाकलाप में देखिए सावधानी लिखा है कि इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए आँखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। देखिए क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है ना, वो बहुत ही चिंगारी के साथ, आपने वो जलाए होंगे जिसको फुलझड़ी बोलते हैं हम दिवाली के समय में, तो जिस प्रकार से वो जलता है ना, बहुत ही मतलब चमकदार की तरह, एक ठीक उसी प्रकार से ये भी बहुत ही चमकते हुए जलता है मैग्नीशियम का रिबन। तो इसीलिए बोल रहा है कि सेफ्टी भी भाई ज़रूरी है, और बिना टीचर या बिना किसी शिक्षक की उपस्थिति में इसको बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद इसने क्या किया, 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम का रिबन लिया, उसे रेगमाल। अब रेगमाल क्या होता है, देखिए रेगमाल का मतलब से आप एक तरह से बालू कागज़ से भी समझ सकते हैं। बालू कागज़ मतलब सैंड पेपर, जिससे कुछ भी साफ करते हैं। तो साफ कर ले, रेगमाल से रगड़ कर साफ कर ले, ताकि उसके ऊपर कोई भी अगर जंग होंगे कुछ भी लगा हुआ तो साफ हो जाए, ताकि मैग्नीशियम को अच्छे से जलाया जा सके। इसके बाद दिया इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप, ये जो लैंप आप देख रहे हो ना, ये स्पिरिट लैंप है, इसको बर्नर भी बोलते हैं, या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख की जाँच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। अब किसी भी चीज़ को हम जलाएंगे तो हम जानते हैं कि राख बचेगा लास्ट में, तो राख जो बचेगा इसको हम क्या नाम देंगे, और मैग्नीशियम को जला रहे हैं तो किससे बहुत रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो ये सब भी हम इसी में पढ़ेंगे, इसके अभी जस्ट आगे। तो मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय हम इसे आँखों से यथासंभव दूर रहिए। देखिए ये भी सावधानी रखी गई है कि मैग्नीशियम का दहन करते समय आँख को अपने से दूर रखिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चिंगारियाँ निकलती हैं, आँख में पड़ गई तो आँख के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक, तो आपने क्या प्रेक्षण किया, तो यहाँ पर देखिए लिखा है छोटा सा कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे प्राप्त होता है, ये सब भी हम आगे पढ़ेंगे। ये जो राख बचती है इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, देखिए ये था क्रियाकलाप 1.1। अब देखिए आपके बुक्स में कुल 3 क्रियाकलाप दिए गए हैं। नेक्स्ट क्रियाकलाप है क्रियाकलाप 1.2। इसमें क्या दिया है, एक परखनली में लेड सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। पोटेशियम आयोडाइड और लेड को लेना है और दोनों को मिक्स कर देना है। तो आपने क्या प्रेक्षण किया, तो ये जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या निकलता है। दोनों में रिएक्शन होता है तो एक रासायनिक अभिक्रिया से एक नया चीज़ बनती है। अब नया चीज़ बनती है, उसको क्या बनेगा, उसका क्या नाम देंगे, ये सब हम अभी जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसके बाद क्रियाकलाप 3 को भी देख लेते हैं। 1.3 कि एक शंक्वाकार फ्लास्क। देखिए फ्लास्क क्या होता है, ये जो आपको कंटेनर दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार का, ये जो कुछ टेढ़ा बड़ा कंटेनर है ना, इसको फ्लास्क कहते हैं। फ्लास्क या परखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। जिंक, देखिए जिंक वो वाला मत समझ लीजिएगा कि जो आपके वहाँ जो धान गेहूँ में छिड़का जाता है, तो वाला जिंक नहीं है। जिंक यहाँ पर एक मेटल है, जेडेन आपने पढ़े होंगे 30, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 30 होता है। तो दानेदार जिंक लेना है और इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl में HCl प्लस जेडेन की देखिए यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, तो क्या बनेगा, इसमें हमको मिला देना है। देखिए यहाँ पर सावधानी भी लिखी गई कि अम्ल का इस्तेमाल बड़ी सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि जो HCl है भैया ये तेजाब से भी खतरनाक होता है। तेजाब, जी हाँ, H2SO4 से भी खतरनाक होता है HCl। और HCl हमारे डाइजेस्ट में भी बहुत ही अच्छे होता है, यानी हमारे पेट में भी पाया जाता है, याद रखिएगा। हालांकि ये सब हम पढ़ेंगे आपकी बायोलॉजी में।
लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिए, क्या जस्ते कि दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? हाँ भैया, बहुत ही जल्दी रिएक्शन होगा। शंक्वाकार फ्लास्क के प्रखनली को स्पर्श कीजिए, क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ? तो आप देखेंगे इसके तापमान में भी कोई परिवर्तन होने लगता है। अगर आप इसको टच करेंगे तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब हाइड्रोजन गैस कैसे बाहर निकलेगी? यहाँ पर देखिए HCl लिया गया, HCl और Zn जब दोनों की रिएक्शन हो रही है ना, तो इससे क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और बनेगा ZnCl2 और प्लस H2। अब ये हालांकि यह जो समीकरण है संतुलित नहीं है। अब इस संतुलित और संतुलित क्या होता है, वे रिएक्शन कैसे बना, सब कुछ हम पढ़ेंगे आगे। बस इतना याद रखिएगा कि जब जिंक रिएक्शन करेगा HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो बनेगा हाइड्रोजन गैस जो यहाँ से बाहर निकल रहा है। अब थोड़ा सा इस फिगर को समझ लेते हैं। ये जो कंटेनर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इसको अभी जस्ट बताया मैंने, ये फ्लास्क है, फ्लास्क इसको बोलते हैं। अब इसमें दानेदार जिंक डाला गया है, दानेदार जिंक में फिर HCl मिला दिया गया है। देखिए अब ठीक, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए तनु और सांद्र का क्या मतलब होता है? दो वर्ड आप अच्छे से याद करिए लीजिएगा, एक तनु होता है और एक होता है सांद्र। सांद्र देखिए, तनु का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो बैटरी जो 12 वोल्ट की बैटरी होती है, उसका उसमें जो तेजाब उसका जब खत्म हो जाता है तो ले आते हैं तेजाब, तो उसके साथ पानी भी मिक्स करके डालते हैं। तो किसी भी एसिड के साथ यदि वाटर भी मिलाया जाता है तो उसे बोलेंगे तनु। तनु मतलब उसमें पानी भी मिलाया गया है, मतलब प्योर नहीं है, वो प्योर नहीं है। और सांद्र का मतलब होता है कि उसमें 1% भी पानी नहीं मिलाया गया है, मतलब वो एकदम प्योर है। तो आशा करता हूँ कि आप तनु और सांद्र का मतलब समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर इस कंटेनर में जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो इसका थोड़ा सा टेम्परेचर भी यानी तापमान भी बढ़ जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक, अब इसके बाद अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि ऊपर दिए गए इन क्रियाकलापों से पता चलता है कि जब किसी पदार्थ में भौतिक व रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें निम्न परिवर्तन होते हैं। देखिए स्पेशली रासायनिक अभिक्रिया के लिए है। तो पहला आता है कि अवस्था में परिवर्तन। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अब मान लीजिए अवस्था में कैसे परिवर्तन हो जाता है? जैसे मोमबत्ती को आप जला देते हो तो सब कुछ जल जाता है, 1% कुछ भी नहीं बचता है। किसी लकड़ी को आप जलाते हो तो राख बचता है, यानी उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, अवस्था उसकी बदल जाती है। लकड़ी से वो राख बन गया, तो अवस्था जब उसकी बदल जाए तो उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद आता है रंग में परिवर्तन। किसी चीज़ का रंग भी बदल जाता है तो वो होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक, इसके बाद आता है गैस का निष्कासन। गैस का भी निष्कासन हो सकता है, उत्सर्जन और निष्कासन का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर H2 गैस निकल रहा था तो इसका मतलब यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी। इसके बाद तापमान में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया होती है तो तापमान में कुछ परिवर्तन होता है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक, इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप रोजाना अपने आसपास कौन कौन से हो रहे परिवर्तन देखते हो? अब इस सब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप कौन कौन से अपने आसपास में परिवर्तन देखते हैं। ठीक, अब आइए पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, फिर भी आपके ज्ञान में आता है। तो आप लिख सकते हैं कि किसी परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। आपको 100% मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक तथा जो नए पदार्थ बनता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। अब अभिकारक और उत्पाद हम एग्जाम्पल की मदद से अभी आगे जस्ट अच्छे से पढ़ने वाले हैं। वो जो हमने क्रियाकलाप पढ़े थे ना मैग्नीशियम वाला, तो उसी मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लेकर के हम समझें कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। याद रखिएगा ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर में कि अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। ये आपके एग्जाम में 1-2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम समझते हैं पहले रासायनिक शब्द समीकरण क्या होता है। रासायनिक शब्द समीकरण, तो यहाँ देखिए अभी हम एग्जाम्पल की मदद से भी सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे और इसकी नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल RK स्टडीज़ का पर दी जाएगी, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं।
तो रासायनिक शब्द समीकरण क्या होता है, इतना अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि रासायनिक शब्द समीकरण क्या होता है, लेकिन आपके एग्जाम में एक कभी भी नहीं पूछा जाता है। यह नहीं पूछा जाता है कि रासायनिक शब्द समीकरण क्या होता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो रासायनिक शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर, ये जो तीर आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार का, ये तीर, इस तीर के निशान लगा करके दर्शाया जाता है। और तीर की दिशा उत्पाद की ओर होती है जो अभिक्रिया की दिशा को दर्शाती है। मुझे 100% यकीन है कि आपको इतना 1% भी समझ में नहीं आया होगा। अभी हम एग्जाम्पल की मदद से वो मैग्नीशियम वाला अच्छे से समझेंगे नीचे, ठीक। पहले इतना थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसके बाद अब आता है तथा दो अभिकारकों के मध्य प्लस निशान लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। किसकी लेफ्ट साइड में, जो तीर होता है, तीर के इस लेफ्ट साइड में अभिकारक को लिखा जाता है प्लस का साइन लगा के। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम प्लस लिख देंगे। अब उसकी किसके साथ रिएक्शन हुई, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ लगाएंगे। अब जो बन रहा है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको इस प्रकार से तीर के दाएं ओर लिखेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि इसी प्रकार दो उत्पादों के मध्य प्लस निशान लगा करके उन्हें दाईं ओर RHS में लिखा जाता है। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, तो अभी आपने ऊपर क्या देखा कि Zn और प्लस HCl ये दोनों रिएक्शन कर रहे थे, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, अभिकारक। अब इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है तो इन दोनों के बीच में हम प्लस साइन लगा देंगे। तो इनसे जो उत्पाद बन रहा है, उत्पाद में क्या बन रहा है, यानी इन दोनों से क्या बन रहा है, तो इसको हम दर्शाएंगे इस तीर के द्वारा। और तीर की दिशा उसी तरफ लगाएंगे जिस तरफ उत्पाद होगा, ठीक। तो उत्पाद में बनेगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, तो प्लस हमने इसलिए लगाया कि इन दोनों अलग अलग हैं, यानी दो उत्पाद बन रहे हैं और दो उत्पाद के मध्य में हमको प्लस लगाना है और इन्हें लिखना है RHS में। किसकी RHS में, इस तीर के RHS में, और इनको LHS में। आशा करता हूँ कितना आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अभी हम एक एग्जाम्पल और लेंगे मैग्नीशियम वाला। तो जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है, यहाँ पर जैसे क्रियाकलाप 1 से जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, देखिए किसी चीज़ को जलाने का मतलब होता है उसके साथ हम ऑक्सीजन की रिएक्शन करा रहे हैं। जैसे आप लकड़ी को जलाते हैं तो इसका मतलब लकड़ी और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आग तभी, किसी भी चीज़ में आग तभी लगेगी जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। तो किसी चीज़ को जलाना मतलब उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना, इतना आप अच्छी तरह से कहीं पर भी लिख सकते हैं, नहीं तो याद जरूर रखिएगा। किसी चीज़ को जलाना इसका मतलब उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, O2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसे संक्षिप्त में इस प्रकार लिखेंगे। इसे हम अब इतना बड़ा हम कहाँ बताएंगे, किसको बताएंगे कि ऑक्सीजन को जब हम जलाते हैं तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो सफ़ेद रंग का होता है, ऐसे होता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसको शॉर्टकट में लिख दिया, मैग्नीशियम लगा दिया, इधर प्लस लगा दिया और इधर लिख दिया ऑक्सीजन। अब इसके बाद तीर का साइन दे दिया और लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना छोटा हमने बना दिया, तो इसी को बोलते हैं रासायनिक शब्द समीकरण। इस प्रकार लिखना सरल होता है, जिसे हम रासायनिक शब्द समीकरण कहते हैं। हालांकि आपके एग्जाम में कभी भी परिभाषा नहीं पूछा जाता है कि रासायनिक शब्द समीकरण किसे कहते हैं, ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है कि रासायनिक शब्द समीकरण क्या होता है। अब देखिए उत्पाद में अगर और कुछ भी होता तो यहाँ हम प्लस लगाते हैं और जो होता है यहाँ पर लिख देते, जैसे जल होता है H2O लिख देते, जल लिख देते। तो जो हमने जस्ट ऊपर चीज़ पढ़ा था कि रासायनिक शब्द समीकरण में ये जितना भी हमने यहाँ से यहाँ तक जो पढ़ा, ये सब हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। इन दोनों अभिकारकों के बीच में प्लस का साइन और ये जो तीर का निशान लगा रहे हैं, ये उत्पाद में परिवर्तन को दर्शा रहा है, ठीक। और इसकी दिशा उत्पाद की तरफ ही होगी। और यहाँ पर देखिए आपके हेल्प के लिए लिख दिया गया है कि अभिकारक इसमें क्या है, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन। इसमें दो अभिकारक हैं। अभिकारक मैंने आपको पहले बताया था, जस्ट पहले याद कीजिए कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है, तो अभिक्रिया में भाग मैग्नीशियम ले रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है, ये दोनों ही रिएक्शन कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये दोनों कहलाएंगे अभिकारक। और इन दोनों से क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या कहलाएगा, उत्पाद। तो यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद ये दोनों होंगे।
आशा करता हूँ कि इतना आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आपको न समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बार देखिए नहीं समझ में आता ना तो 2 बार देख लीजिएगा, वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और दोगुनी स्पीड में देखिए, स्पीड थोड़ा बढ़ा सकते हैं, सेटिंग में जाकर के दोगुनी स्पीड कर सकते हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण लिखना। अभी रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। देखिए, किसी भी पदार्थ में हो रहे रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों के द्वारा दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर कभी आपको देखिए एग्जाम में पूछ सकता है, यह आपके एग्जाम में आ सकता है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो इतना जरूर लिखिएगा कि किसी भी भौतिक पदार्थ में हो रहे रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक सूत्रों के द्वारा दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसको शॉर्टकट में हम कैसे दर्शाएंगे, तो देखिए रासायनिक शब्द समीकरण को, अब रासायनिक शब्द समीकरण भी बहुत लॉन्ग हो गया। जो हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, अब ये भी बहुत लंबा एग्जाम्पल हो गया। बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये बहुत लंबा हो जा रहा है ना, तो इसको भी शॉर्टकट हमने कर दिया। अब इसको शॉर्टकट और कैसे कर दिया, यहाँ पर समझिए कि रासायनिक शब्द समीकरण को और संक्षिप्त मतलब शॉर्टकट और छोटा बनाने के लिए तत्वों के नाम की जगह उनके सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अगर आपको याद हो तो आपने पिछली कक्षा यानी क्लास 9th में आपने सभी 1 से लेकर के 20 या 30 तक के तत्वों को याद किए होंगे। तो वहाँ पर आपने पढ़े होंगे कि मैग्नीशियम का साइन होता है Mg, मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित करते हैं और ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते हैं। इतना आपको अच्छी तरह से याद होगा। इसी प्रकार बहुत सारे तत्व हैं, सभी तत्व को किसी न किसी सिंबल से, इंग्लिश के सिंबल से, इंग्लिश के लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इतना आपको याद होगा। तो यहाँ पर क्या किया गया कि मैग्नीशियम की जगह लिख दिया गया Mg, क्योंकि मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑक्सीजन, चूँकि ऑक्सीजन एक गैस है तो ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट कर दिया गया। कई स्टूडेंट के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ऑक्सीजन को O क्यों नहीं लिखा, O2 क्यों लिख दिया। तो ये सब का डाउट, अभी O2 कैसे हो गया। तो ऑक्सीजन चूँकि गैस है, तो देखिए कोई भी गैस हो वो मुख्यतः H2, O2, N2 इसी के फॉर्म में रहेगी। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी तत्व होता है वो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, मतलब अष्टक पूर्ण करना चाहता है, तो इसका अभी अष्टक पूर्ण होना ही चाहिए। तो इसीलिए O2 2 O होंगे, तो इन दोनों का आपस में साझेदारी करके, हालांकि ये सब आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, ये इस यहाँ पर क्लास 10th में आपने को ये सब नहीं पढ़ना है कि O को O2 कैसे लिखते हैं। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि O को O2 ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये भी मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि एक O हो गया और एक O हो गया। अब इन सब की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब आप बताइए, कमेंट में लिखिए। इसके बाद जब इन जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इन सभी आपस में साझेदारी कर लेते हैं। साझेदारी का मतलब यह उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और यह इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी दोनों एक दूसरे को अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से साझेदारी कर रहे हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए इन्हें O2 से लिखा जाता है। तो Mg प्लस O2, अब जो दोनों रिएक्शन करेंगे तो बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का यही फार्मूला होता है MgO। अब आप सोचेंगे कि MgO2 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी MgO2 नहीं होगा। क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, ये भी आइए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि हम सभी जानते हैं कि जो मैग्नीशियम होता है इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2 ही होती है, लेकिन मैग्नीशियम पर जो चार्ज होता है +2 होता है, लेकिन ऑक्सीजन पर चार्ज -2 होता है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो ए प्लस और माइनस दोनों मिल करके 0 हो जाता है, इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से लिखा जाता है। ये शायद आप क्लास 9th में पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी इतना याद रखिएगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला MgO होता है। और MgO कैसे होता है, कैसे रिएक्शन करता है, अब आप अगली कक्षा में क्लास 11th में पढ़ेंगे कि साझेदारी क्या होती है, यानी एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। ये सब आप क्लास 11th के फिजिक्स में, सॉरी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक, तो हालांकि यहाँ पर आपको ये सब नहीं पढ़ना है, यहाँ बस आपको इतना याद रखना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2 = MgO। ठीक, इसके बाद अब आता है संतुलित तथा असंतुलित समीकरण।
तो आइए इसको भी देख लेते हैं। संतुलित तथा असंतुलित समीकरण या ढांचा समीकरण किसे, रासायनिक समीकरण किसे बोलते हैं। तो देखिए, तीर के निशान के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती यदि समान है तो वे संतुलित समीकरण कहलाएंगी। यदि समान नहीं है तो वे असंतुलित समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाएंगी। अब आइए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, क्या यह एक संतुलित समीकरण है। यहाँ पर पढ़िए, तीर के निशान के बाईं तथा दाईं ओर। यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन एक है, मैग्नीशियम भी एक है। अब MgO ऐसे लिखा है तो एक दोनों तो एक ही हैं, एक तत्व है, एक यौगिक है, एक यौगिक है। देखिए, तत्व और यौगिक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तत्व क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए जो तत्व होता है ना, वो समान प्रकार के अणुओं और परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। जैसे ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कार्बन, ये सभी तत्व कहलाएंगे। और जो यौगिक होता है वो कई प्रकार के अणु और परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक यौगिक है, लेकिन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों अलग अलग तत्व हैं। तो दाएं साइड में, राइट साइड में देखेंगे तो मैग्नीशियम की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की भी संख्या 1 है। लेकिन अगर लेफ्ट साइड में देखें तो मैग्नीशियम की संख्या 1 है लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 2 है। O2 का मतलब होता है 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ साझेदारी कर रहे हैं। हालांकि इतना साझेदारी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस यहाँ पर दिखना है कि O2 मतलब 2 ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का मतलब 1। लेकिन यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पर मैग्नीशियम भी 1 ही है। मैग्नीशियम का तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ 1 क्यों हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। यदि परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ सेम हो किसी भी परमाणु का, तो वह कहलाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। यदि समान नहीं है तो वह कहलाएंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो आप बताइए कि क्या यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो तीर है, तीर के LHS राइट साइड और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ में परमाणुओं की, जो दोनों परमाणुओं की या दोनों तत्वों की, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, दोनों की संख्या सेम नहीं है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, इसीलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कहलाएगा। यह एक असंतुलित कहलाएगा या फिर आप ढांचा रासायनिक समीकरण भी बोलते हो। कभी कभी आपके एग्जाम में 1-2 नंबर का एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ढांचा रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं या ढांचा रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो आप बोल दीजिएगा कि जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है जिसमें तीर के बाईं तथा दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती समान नहीं होती है, इस प्रकार का रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है, ढांचा रासायनिक समीकरण। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि एक संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। इतना आप एग्जाम में जरूर से अपने नोट्स में, अपने फेयर कॉपी में जरूर से नोट करिएगा। ये आपके एग्जाम में हर बार पूछता है कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से देखिएगा, वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा दोगुनी स्पीड में। तो अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको थोड़ा सा संतुलित कर दिया गया है। अब संतुलित कैसे करता है, नेक्स्ट वीडियो इसी पर होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कई रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित आप कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए ये भी संतुलित जो किया गया है ना, ये भी गलत किया गया है। अगर 2 यहाँ पर भी लगा होगा तो यहाँ पर इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि ये संतुलित कैसे किया गया है। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने पर। इसको आप अपने नोट्स कॉपी में मत लिखिएगा, ये बिल्कुल गलत छपा गया है। अगर लिखना ही है तो यहाँ पर भी 2 लगा लीजिएगा। मैग्नीशियम के सामने भी 2, जैसे यहाँ लगा है ना, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी लगा लीजिएगा। ऑक्सीजन के सामने नहीं, मैग्नीशियम के सामने, क्योंकि दोनों तरफ की जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या है, वो बराबर होनी चाहिए। हालांकि ये सब नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, और हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व होता है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये भी अच्छी तरह से नोट्स कर लीजिएगा अपने फेयर कॉपी में। कि देखिए कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, आप देखिए पिछली कक्षा में ये सब आप पढ़ चुके हो, फिजिक्स में पढ़ चुके हो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहलाता है, तो क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ये न केवल रासायनिक अभिक्रिया बल्कि सभी के लिए लागू होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है।
द्रव्यमान का हम न तो निर्माण कर सकते हैं न ही विनाश कर सकते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी जितना किलो यह उत्पाद होगा, जितने ये अगर 1 किलो है और ये 2 किलो है तो ये दोनों मिला करके 3 किलो इधर भी होना ही चाहिए। वही कहलाता है हमारा क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि दोनों तरफ के जो तत्वों का द्रव्यमान होता है वो बराबर होना चाहिए, द्रव्यमान बराबर होता है। तो हमें संतुलित करना क्यों आवश्यक है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को? तो अब समझिए कि एक संतुलित समीकरण से हमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों की वास्तविक अणुओं का पता चलता है। इसलिए एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आवश्यक है। अब आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 आप लगा लीजिएगा तब लिखिएगा उदाहरण, अगर आप लिखना चाहते हैं तो, लेकिन कोई बात नहीं, अगले वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगा ही कि इससे हमें क्या पता चलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर 2 ग्राम ऑक्सीजन लिया गया है, 2 ग्राम क्या लिया गया है, मैग्नीशियम, तो दोनों मिला करके 4 ग्राम होना चाहिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कितने अणु ऑक्सीजन के हैं, कितने अणु मैग्नीशियम के हैं और कितने अणु हमें मिले मैग्नीशियम ऑक्साइड के। तो इसीलिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण का संतुलित करना बहुत ही आवश्यक होता है। यानी एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से द्रव्यमान का न तो विनाश हो सकता है और न ही निर्माण हो सकता है। ठीक, आशा करता हूँ कि आप इतना अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो इन सब की अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल RK स्टडीज़ गाइड को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।